तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और 5 टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 5 लेसन हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। सारे हमारे YouTube चैनल पर ही हैं। अगर हमारे आप YouTube चैनल पर जुड़ते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में 10th क्लास या NCERT 10th क्लास के नाम से वहाँ पे सारी क्लासेस 1 by 1 हैं और आप वहाँ से जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ना केवल 10th क्लास के लिए बल्कि आपके आने वाली जो कंपटीशन में या कहीं भी आप अगर अप्लाई करते हैं तो उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, त्रिभुज पढ़ेंगे हम। त्रिभुज, इस टॉपिक का नाम क्या है? त्रिभुज है ना। टॉपिक का नाम तो है त्रिभुज और 6.1 प्रश्नावली हम पढ़ने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले मैंने 2 चीजें लिख ली, एक समरूप और एक सर्वांगसम। ठीक है, तो वैसे तो हमें देखना है त्रिभुज की सर्वांगसमता और या फिर त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट मैं आपको पढ़ा देता हूं। फिर उसके बाद इस प्रश्नावली 1 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 3 या 4 क्वेश्चन है, उनको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरुआत करेंगे समरूप की। तो समरूप और सर्वांगसम 2 चीजें मैंने लिखी हुई है। अब देखो, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि मैंने एक त्रिभुज तो बना दिया ये और एक त्रिभुज बना दिया थोड़ा बड़ा सा। ठीक है, ठीक, तो ये कभी भी सर्वांगसम तो हो नहीं सकते, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं आपको, जैसे सपोज करो ये पानी की बोतल है, ठीक है, और जब इस तरह की बोतल निकली थी मशीन के अंदर से तो वो सारी बिल्कुल ऐसी ही निकली होगी, सेम डिजाइन की निकली होगी। तो जब कोई चीज हूबहू उसके जैसी हो तो बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। जैसे नॉर्मली आप उदाहरण लो, आप एक पेटीज का उदाहरण लो, उसका सॉरी सैंडविच का उदाहरण लो। तो सैंडविच आपने जो एक साथ बनी हुई हो, है ना, एक ही साइज की बनी हुई हो, अगर आप एक के ऊपर एक दूसरी सैंडविच रख दोगे, सैंडविच का उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि उनमें त्रिभुज होता है। ठीक है, तो आपको नीचे वाली बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो समरूप है। या फिर आपने किसी भी कंपनी का मोबाइल ले रखा है, अगर वही सेम मॉडल आप दूसरा देखते हैं तो वो बिल्कुल हूबहू उसके जैसा होगा, तो वो सर्वांगसम होगा। ठीक है, सर्वांगसम बोला था भाई मैंने, वो समरूप बोल दिया होगा शायद। तो सर्वांगसम का मतलब सेम टू सेम होना चाहिए, यानी सेम बिल्कुल उसके जैसा होना चाहिए, वो सर्वांगसम है। जैसे अगर मैं एक और उदाहरण लूं, ये मार्कर है, इस कंपनी का अगर मैं मार्कर लेता हूं तो वो सारे जो इस साइज के और इस कंपनी के मार्कर होंगे सेम टू सेम होंगे, तो वो सर्वांगसम है। ठीक है, और एक चीज और है, कोई भी सर्वांगसम को हम समरूप बोल सकते हैं, सर्वांगसम को हम समरूप बोल सकते हैं, लेकिन समरूप कभी सर्वांगसम नहीं होता भाई। ठीक है, उसका चीजें आपको अभी पता लग जाएगी। तो आई होप के सर्वांगसम तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं था। ठीक है, यानी सर्वांगसम होने के लिए हम 2-3 चीजें बोल सकते हैं, या तो त्रिभुज के सारे कोण बराबर हो। जैसे मान लो एक त्रिभुज ये है मेरे पास A B C और एक त्रिभुज है ये D E और F, ये 2 त्रिभुज है। ठीक है, तो मुझे देखना है दोनों सर्वांगसम है क्या। तो इसके तीनों कोण, यानी कोण A इसका बराबर होना चाहिए कोण D के इसके, और कोण B बराबर होना चाहिए किसके? कोण E के, और कोण C बराबर होना चाहिए कोण F के। यानी ये कोण अगर X है तो ये भी X होना चाहिए, ये Y है तो ये भी Y होना चाहिए, ये Z है तो ये भी क्या होना चाहिए? Z। अच्छा, Z Y इधर उधर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं कोण B के सामने कोण E ही जरूरी नहीं है, कोण B के सामने कोण F भी हो सकता था, लेकिन कोण सारे बराबर होना चाहिए। अगर वो X है तो वो भी X, यानी वो 60 है तो वो भी 60, वो 80 है तो वो भी 80, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होगी भाई कि ये सेम होने चाहिए। और दूसरा, इनकी भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, यानी ए बी भुजा जो है वो बराबर होनी चाहिए। एक चीज तो मैंने ये बता दी कि सारे कोण बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन केवल उससे ही काम नहीं चलेगा, तो इसकी ये भुजा डी ई के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, और इसकी भुजा बी सी बराबर होनी चाहिए किसके? भुजा ई एफ के, और इसकी भुजा ए सी बराबर होनी चाहिए किसके? भुजा डी एफ के। ठीक है, तो इस तरीके से सारी भुजाएं बराबर हो, सारे कोण बराबर हो, तभी 2 त्रिभुज जो हो सकते हैं सर्वांगसम हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज समझ आ गई। या फिर सर्वांगसम का एक उदाहरण और लेते हैं। अगर मैं कहूं 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले मुझे वृत्त खींचने हैं, तो वृत्त खींचो आप, ये भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, और दूसरा वृत्त खींचो, ये भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? समरूप। क्यों? क्योंकि इनकी त्रिज्या सेम है। इसके अलावा अगर मैं उदाहरण लूं वर्ग का, जैसे उसने बोला 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, ठीक है, ये वृत्त थे भाई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले।
और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ये और 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग ये, दोनों एक दूसरे में क्या होंगे, सर्वांग होंगे। ठीक है भाई, ये भी सर्वांग सम का साइन इस तरह का रहेगा, सर्वांग सम का साइन कैसा रहता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सर्वांग सम होंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको देखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वैसे तो वो भी है लेकिन इसको भी देखते हैं। तो सर्वांग सम में एक चीज याद रखना, वर्ग हमेशा क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। वर्ग क्या होते हैं, सर्वांग सम। अब आपने सर्वांग सम बोल रहा हूं यार, सॉरी। तो सर्वांग सम तो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। समरूप की बात करेंगे, समरूप की, बार बार दिमाग में सर्वांग सम ही आ रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे समरूप की। अब समरूप होने के लिए उनका साइज बिल्कुल बराबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, साइज बराबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, सर्वांग सम के लिए। अब इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं, जैसे मैंने एक सबसे पहले ये लो, वर्ग को समझो, वर्ग को। ठीक है, समरूप होने के लिए साइज बराबर होना जरूरी नहीं है। देखो, मान लो एक त्रिभुज ऐसा, एक वर्ग ऐसा है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक वर्ग ऐसा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप का मतलब इनका रूप देखने में एक जैसा है, समान रूप वाले हैं। अगर इसका कोण 90 डिग्री है तो इसका भी 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री है, बस भुजा छोटी बड़ी है, लेकिन वर्ग आपको देखने में तो एक जैसे ही लगेंगे। यानी अगर मैं कभी भी आपको बोलूं एक वर्ग बनाओ तो आप वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो वो समरूप होते हैं भाई, याद रखना इस चीज को। इसके बाद देखते हैं हम वृत्त को। वृत्त भी हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मैंने एक 5 सेंट, जैसे सपोज करो मैंने एक बना लिया यहाँ पे वृत्त, एक बनाया मैंने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक बनाया मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, लेकिन दोनों है तो गोल ना, है तो बिल्कुल वृत्त। देखो कैसे बने हुए हैं ना, रेडियस उनकी ली होगी हमने, बस अलग अलग है लेकिन सेम बने होंगे। तो उन्हें देखने में कहेंगे कि हाँ भाई ये तो दोनों आकृति एक जैसी है, दोनों वृत्त की है। ये तो नहीं कह सकते कि ये वृत्त है और ये वृत्त नहीं है, समझ रहे ना। तो दोनों को वृत्त बोल लोगे ना, इन्हें दोनों को वर्ग बोल लोगे, तो इसका मतलब देखने में तुम्हें एक जैसे लग रहे हैं इसलिए तो वर्ग बोल रहा ना। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना, जानो मैं मान लो ये कि मैंने ये बना दिया और ये बना दिया। ठीक है, अब आपको पता है भाई ये वर्ग है, ये वृत्त है, ये आयत है। ठीक है, ये तो नहीं कह सकते कि दोनों एक देखने में एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ अगर मैंने एक और वर्ग बना दिया तो मैं कहूंगा ये दोनों वर्ग है। क्यों, क्योंकि ये समरूप है भाई। ठीक है, समझ आ गई ना, एक जैसे दिखते हैं। तो समरूप का फंडा ये है। अच्छा सर, हमें मेनली पढ़ना है त्रिभुज में समरूपता। तो त्रिभुज की समरूपता का 3, वैसे तो मेन 3 ही है, 1 2 3। क्या, या तो सारे एंगल बराबर हो तब भी त्रिभुज सेम हो जाता है। देखो यहाँ सारे एंगल बराबर थे, इसलिए तो मैंने बोला था सर्वांग सम समरूप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ सारे एंगल क्या थे भाई, बराबर है। अगर किन्हीं भी 2 त्रिभुज के सारे एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। या फिर अगर उसकी सारी भुजाएं बराबर है, एंगल अलग अलग हो, तो तब भी वो समरूप हो जाते हैं। ठीक है, या फिर उसमें देखो ये तीसरे वाला पॉइंट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, साइड एंगल साइड। ठीक है, यानी भुजा एंगल भुजा, ये इंपॉर्टेंट है। यानी अगर किसी त्रिभुज की, जैसे सपोज करो मैं ये एग्जांपल ले ला, ये वाला। ठीक है, ए बी सी ई एफ या कुछ और लिख लो, एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखना, इसका ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसका ये वाला जो एंगल है, यहां मैंने ये वाला उदाहरण लिया ना भुजा वाला, तो सपोज करो ए बी भुजा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करना है, देखो वहां भुजाएं क्या होती है, बराबर। यहाँ छोटा सा एक चीज याद रखना, यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ क्या याद रखना आपको, जगह थोड़ी कम पड़ गई यार, है ना, चलो कोई नहीं, नोट करके इसमें क्या याद रखना है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ फिर सही से बताऊंगा आपको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा ही दूं। देखो इसमें क्या याद रखना है, यहाँ भुजाओं का एंगल बराबर हो सकते हैं, यानी कोण ए बराबर है किसके, कोण एक्स के, इसका ए इसके बराबर है, और कोण बी बराबर है किसके, कोण बी बराबर है कोण वाई के, और कोण सी बराबर है किसके, कोण जेड के। तो जेड ये बराबर हो सकते हैं इधर भी और उधर भी, लेकिन वहां भुजाएं बराबर होती है। और यहाँ क्या होता है, दूसरा पॉइंट, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है, ये चीज याद रखनी भाई, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, ये 2 चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, अब मैंने ये बोला था कि सारे एंगल बराबर हो गए तब भी समरूप है, ये हो गया। ठीक है, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए तो तब भी हो गया। ठीक है, और फिर अगर 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके बीच का कोण भी बराबर है तब भी, जैसे अब समझोगे आप ये वाला पॉइंट कैसे,
सपोज करो इसने ऐसे दे दिया, यहां लिख सकता हूं मैं, है ना, देखो इसने ऐसे दे दिया ए बी, ये भुजा ए बी बटे कौन, ये भुजा ले लो बी सी, नहीं इसकी क्यों लेंगे, इसकी ए बी तो इसके बटे में एक्स वाई और बराबर हो, ये अनुपात हो गया ना किसके, ए सी बटे में एक्स जेड। ठीक है, हो सकता है थोड़ा कम समझ आए, लेकिन मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से और अपने आप से भी कि मैं जब तक ये चैप्टर खत्म होगा तब तक आपको समरूप और सर्वांगसम पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो हो सकता है इस क्लास में किसी बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप फिर भी बने रहे, है ना, मैं सारी चीजें समझाने की पूरी कोशिश आप लोगों को करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ये साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा, तो इसकी ए बी भुजा इसके बटे में कौन सी जाएगी, एक्स वाई, और इसकी ए सी भुजा इसके बटे में कौन सी जाएगी, जेड वाई। तो अगर मैंने ये भुजा इसके बटे में और ये भुजा इसके बटे में, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो ये वाला होगा भाई, ये वाला। तो ये वाला कोण अगर ए है तो ये वाला कोण भी कितना होना चाहिए, ए। तो इसलिए मैंने बोला था कि साइड एंगल साइड यानी इन भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और इनके बीच वाला ये कोण बराबर होना चाहिए, ये नहीं ऐसा, देखो ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई होगी अब आपको। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं भाई। ठीक है, तो ठीक है, प्रश्नावली के क्वेश्चंस को देखते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरना है। देखो क्या दिया है, ठीक है, इसने बोला है सभी व्रत होते हैं, तो अभी आपको मैंने बताया था कि सभी व्रत क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम, समरूप। ठीक है, सभी व्रत हमेशा क्या होते हैं, समरूप। ऐसे ही बोला सभी वर्ग हमेशा होते हैं, तो वो भी समरूप होते हैं। वर्ग भी हमेशा समरूप होते हैं, जैसे क्योंकि समरूप इसलिए होते हैं, अगर मैंने आपको बोला वर्ग बनाओ तो आप वर्ग बना दोगे। ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ी भुजा बना दे कोई छोटी, लेकिन बनाएगा तो वर्ग ना, क्योंकि वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कौन से त्रिभुज ऐसे हैं जो हमेशा समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज ऐसे हैं भाई जो समरूप होते हैं। अब ये समबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज का मतलब है उसकी सारी भुजाएं हमेशा समान होती हैं। त्रिभुज का मतलब क्या है, अगर ये भुजा ए बी सी है और ये डी ई एफ है, तो इसकी ये वाली भुजा इसके नहीं, एक ही उदाहरण ले लो, है ना। ठीक है, तो ये भुजाएं हमेशा सारी आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसे ही अगर मैं एक और त्रिभुज बना लूं, एक और त्रिभुज बना लूं और उसे भी कहूं ये भी समबाहु है और उसकी भी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो, तो वो समरूप होंगे। हो सकता है उसकी भुजा 5 हो और हो सकता है उसकी भुजा 10 हो। ठीक है, जैसे वर्ग वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही जैसे व्रत वाला उसमें त्रिज्या देखनी सेम होनी चाहिए, ऐसे ही वर्ग वाला उसमें भुजाएं होती है। और इसी तरीके से त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज है तो वो दोनों हमेशा समरूप होंगे। कैसे, क्यों, क्योंकि उसकी भुजा छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन उसके कोण हमेशा सारे बराबर होते हैं। ठीक है, और भुजाओं का अनुपात भी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, समबाहु। अब आता है भुजाओं की समान संख्या वाले दो समभुज समरूप होते हैं यदि, इसमें कंडीशन दी पहली, उनके संगत कोण क्या हो, तो कोण हमेशा क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर। ठीक है, संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर, तथा उनकी संगत भुजाओं का क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। तो बराबर और समानुपात, तो यानी यहाँ पे आएगा समानुपात, यानी समान अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, यानी पहला क्वेश्चन हमने इस तरीके से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखा हुआ है। नहीं तो मैं अगर इसको अलग से लिखता तो टाइम वैसे वेस्ट होता, उसको मैं थोड़ा सा जल्दी बता पाऊंगा भाई। तो ये इसने कहा निम्न युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। किस किस के उदाहरण देने हैं, मैंने बुक में से शायद लिखना भूल गया था भाई मैं, है ना। उदाहरण किसके देने थे, जैसे इसका फर्स्ट देखो, फर्स्ट है इसमें समरूप के उदाहरण देने आकृतियां, और दूसरा क्या देना, समरूप नहीं है। एक तो उदाहरण देना है कि समरूप वाला और एक देना है समरूप नहीं वाला। ठीक है, तो आप एक चीज समझना, समरूप के आप कितने भी उदाहरण दे सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का दे दो, ठीक है, या फिर आप वर्ग का दे दो। ठीक है, तो वर्ग का उदाहरण कैसे दोगे, एक वर्ग ये है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर की है ना, और एक वर्ग ये है भाई, इसके नीचे बना देता हूं, एक वर्ग ये है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो उदाहरण हो गया, ये दोनों भुजाएं क्या है, समरूप है, ये दोनों आकृतियां क्या है, समरूप है। अब वो देना है जो समरूप नहीं है, तो मैं कह रहा एक मैं वर्ग बना देता हूं, एक वृत्त बना देता हूं। तो बताओ, कोई कह सकता है कि एक देखने में एक जैसे हैं, एक जैसा रूप है इनका, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ भी आ गया होगा। तो दोनों ये हो गए। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कह रहा है, ये बताइए कि भिन्न
चतुर्भुज जो दिए हुए हैं नीचे वो समरूप हैं, हमें ये बताना है ये समरूप है या नहीं है। तो आप एक चीज समझना भाई, ये इसकी भुजा सारी बराबर है और इसकी भुजा भी सारी बराबर है। और मैंने कहा था आपको कि वर्ग की सारी भुजाएं अगर वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये वर्ग नहीं है भाई, है ना, ये वर्ग नहीं है, ये क्या है, एक समचतुर्भुज है और ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, कैसे पता चला मुझे, इसके सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, इसके सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो ये एक वर्ग है और इसके कोण यहाँ पे छोटे बड़े हो जाते हैं, है ना, कुछ भी हो सकते हैं बस, लेकिन इनके दोनों कोणों का योग 180 होता है, वो तो एक अलग बात है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे देखने में बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लग रहे, तो मैं कहूंगा ये क्या नहीं है, समरूप नहीं है। अगर मुझे देखने में उनका रूप एक जैसा लगता तो मैं बोलता कि ये समरूप है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने अपनी प्रश्नावली फर्स्ट को यानी 6.1 को कंप्लीट किया है। मैंने इसके जो मेन टॉपिक थे सर्वांग क्षमता और समरूपता दोनों बताया आपको, है ना, कोशिश की है समझाने की, और उम्मीद है कि जब मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।